गुड मॉर्निंग। तो आज हम इस लेक्चर सीरीज में एक न्यू इनिशिएटिव को स्टार्ट कर रहे हैं। वो है हमारा IIT JEM 2021 फॉर फिजिक्स, या इसको आप ऐसा भी कह सकते हो मोर ब्रॉडली MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम। कुछ स्टूडेंट्स की एक बड़ी डिमांड रही थी कि इस तरह का एक लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट की जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका प्राइम टारगेट या उनका एक्सक्लूसिवली गोल ही क्या है, MSc इन फिजिक्स करना है। तो अब जब आपको MSc इन फिजिक्स करना है और वो भी मान लो किसी IIT से या किसी और इंडिया के रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से अगर आपको MSc इन फिजिक्स करना है, तो उसके लिए क्या होता है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। बेसिकली तो आपका जो मेन एग्ज़ाम होता है वो तो IIT JEM का एग्ज़ाम, जिसके नोटिफिकेशन कुछ दिनों में आने वाले हैं, ठीक है ना। और उसकी डेट्स भी आपके पब्लिश हो चुकी है, कब कब उसके फार्म अप्लाई करने की डेट है, कब उसके एग्ज़ाम होंगे, वो सारा कुछ हो रखा है। उसके अलावा MSc एंट्रेंस के कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ भी होती है जो अपना सेपरेट एग्जाम कराती है। जैसे DU का एक अलग होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अलग होता है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके अपने अलग एग्ज़ाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। तो देखिए हम क्या करें, थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं कि किस प्रकार से हम इस प्लेटफॉर्म पर इस इनिशिएटिव का, इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो एग्ज़ाम होते हैं, इनमें मोटे तौर पर जैसे आप फिजिक्स के बात करें, हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो इन एग्जाम में क्या होता है, अपना एक प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि सब यूनिवर्सिटी के एग्जाम का कोई बहुत अलग सिलेबस होता है, ठीक है ना। मोर और लेस लगभग वो एक समान सिलेबस रहता है, समान टॉपिक और समान कंटेंट रहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर इस लेक्चर सीरीज में टॉपिक को सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे हम BSc की जो लेक्चर सीरीज चल रही है वो तो अपना सेपरेट रोल चल रहा है, वो तो उसका अपना एक सेपरेट रोल है, वो बिल्कुल सीक्वेंस है। जो हमारा यूनिवर्सिटी का सिलेबस होगा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चलता ही रहेगा। उसमें पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को लेते हुए हम चलेंगे, एक एक चीज़ को लिखते हुए कर रहे थे वो वैसा ही करेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर इस प्लेटफॉर्म पर या इस इनिशिएटिव के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी अप्रोच को बदलेंगे। अब वो कैसे बदलेंगे, हालांकि हम हर एक टॉपिक को जब लेंगे तब उसकी पूरी डिटेल थ्योरी को समझेंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे उनको नोट भी करेंगे। हमारा जो मेजर फोकस होगा उस कंटेंट के अंदर छुपी हुई फिजिक्स को समझना, उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट को समझना, शॉर्ट पॉइंट में उनको नोट करना, और मैक्सिमम क्या करना, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना। क्योंकि एग्जाम में जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल अप्रोच के और कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट को लिए हुए क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, कंटेंट लेंगे। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हो जो फर्स्ट ईयर के हो, चाहे सेकेंड ईयर के हो, चाहे थर्ड ईयर के हो, सबके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है, सभी देख सकते हैं। लेकिन अब कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो हो सकता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम वो थर्ड ईयर में हो, जिसको हम पहले ही कर लेंगे, या सेकेंड ईयर में हो जिसको हम पहले कर लेंगे। तो बच्चों को कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उस कन्फ्यूजन से आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी बेसिक चीज़, क्योंकि चूंकि ये क्या है, थोड़ा एडवांस कोर्स है, तो कुछ बेसिक चीज़ को यहाँ स्किप किया जाएगा, अदरवाइज तो फिर वो वैसी क्लास जैसे हो जाएगी, ठीक है ना। जो मेरा BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के लेक्चर चल रहे हैं उसी अनुरूप हो जाएगा। तो वो तो अपना एक सेपरेट रोल है। तो हम कुछ एडवांस फॉर्मेट में इस कोर्स को मैंने डिज़ाइन किया, तो उस तरह से हम उस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई चीज़ बेसिक में आपको प्रॉब्लम है तो मैं खुद ही आपको बता दूंगा कि ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, या ये चीज़ अभी हो सकता है आपको ना समझ में आए, तो आप उस टॉपिक को या उस चीज़ को उस लेक्चर या उस क्लास या जो मेरी प्लेलिस्ट है वहाँ से आप रेफर करके उसको आराम से समझ सकते हैं। वैसे तो पूरा प्रयास यही रहेगा कि हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये लगभग एक मोटे मोटे तौर पर जो छोटी सी रणनीति थी कि किस प्रकार से हम इस प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ेंगे, मैंने आपको बता दी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के संदर्भ में वो आपको बतानी जरूरी भी है, वो ये है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस संदर्भ में, कि हमारी जनरल एक कह सकते हो आपकी एक ऐसी अप्रोच होती है, ऐसी धारणा होती है कि हम जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, देने तो क्या जाता है, जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तब हमारा फोकस रहता है नंबर ऑफ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। कि जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में कोई गाइड लिया है कि आज फिजिक्स का आप तैयारी करो, फिजिक्स के 100 क्वेश्चन कर लिए, रोज के 50 कर लिए, रोज के 100 कर लिए, अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें एक जो सबसे बड़ी कमी रह जाती है, जिसको मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव भी किया है, और कई जो साथी लोग थे जो साथ में तैयारी कर रहे थे उनके आधार पर भी, उनके अनुभव के आधार पर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि जो सबसे बड़ी कमी रहती है वो ये रहती है कि उस प्रैक्टिस के दौरान हमारा मेजर फोकस होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कितने सोल्व करें उस पर, जबकि आपका मेन प्रयास ये रहना चाहिए। और चूंकि इस एग्जाम के पैटर्न को मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे एग्जामों में क्या होता है, बहुत ही कम क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करने होते हैं, बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, आपको नेगेटिव से बचना होता है। तो वो आप तब बच पाओगे जब आपका कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट मजबूत होगा।
तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही कम कर लीजिए, लेकिन जिन क्वेश्चन को कर रहे हैं उनको बिल्कुल समझते हुए कौन से आप क्या कह सकते हो, किस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर रहे हो, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करने से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे मैंने जो थ्योरी की क्लास जो हमारी बीएससी की अलग चल रही है, वहाँ पर मैंने आपको यही बताया है कि आपकी जो अप्रोच है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है ना। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हमने वहाँ पर न्यूमेरिकल के लिए भी खूब सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो वहाँ पर न्यूमेरिकल के लेक्चर में मैंने आपको ये स्पष्ट कहा है कि न्यूमेरिकल बेसिकली आप फिजिक्स को सीख पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, उसको जज करने का एक तरीका भी है। तो वही अप्रोच आपको ध्यान रखनी है। तो ये एक ब्रीफ डिस्कशन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आज एक नया टॉपिक लेंगे और जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा आपको अपना आप ही पता चलता चलेगा कि किस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। सारी बातें एक लेक्चर में हम समेट नहीं सकते, ठीक है ना। तो और लेक्चर शुरू करते हैं। जो आज हम सबसे पहला टॉपिक लेंगे, इसको तो मैं साफ कर देता हूँ एक बार। जो आज हम सबसे पहला टॉपिक लेंगे वो लेंगे हम सेंट्रल फोर्स, ठीक है ना। सेंट्रल फोर्स जो हम सबसे पहला टॉपिक आज कवर करने वाले हैं वो है हमारा सेंट्रल फोर्स, या इसको आप कह सकते हो केंद्रीय बल, ठीक है। तो केंद्रीय बल क्या होता है इसको हम समझते हैं। केंद्रीय बल को समझने से पहले कुछ मैथमेटिकल चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ से हमारा कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करते रहेंगे किस तरह से चलना है। आप बिल्कुल घबराएं, निश्चिंत रहे, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। तो केंद्रीय बल को पढ़ने से पहले कुछ एक बेसिक जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ जिसके बारे में आप जानते हो। हम लोगों ने एक निर्देश तंत्र वाला टॉपिक जरूर पढ़ रखा होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। कौन सा टॉपिक? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली होता क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिंपल सा अगर मतलब है, अगर मैं इसको शब्दों में समझाना चाहूँ तो आपके देखने का नजरिया, कि किसी भी चीज को आप कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से मेजर कर रहे हो, वही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है ना। फ्रॉम व्हेन एंड वेयर। व्हेन यानी कब और वेयर यानी कहाँ। दो चीजें आप हमेशा ध्यान रखिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के संदर्भ में दो चीजें याद रखिए, एक आर और एक टी। आर तो क्या दर्शाएगा कि कहाँ, वेयर, और टी क्या दर्शाएगा? समय यानी कब। जैसे मैंने कह दिया कि कोई कण स्थित है, कण स्थित है तो उसकी क्या होगी? कोई न कोई स्थिति होगी, तो वो क्या हो जाएगी? आर। और किसी क्षण पर है तो वो क्षण जो होगा वो क्या होगा? टी। तो अब इस आर और टी को आप कहाँ से देखोगे? तो जहां से भी आप इसको देख रहे हो वही आपका क्या कहलाएगा? ओरिजिन कहलाएगा या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, जिसको आप बेसिकली इस तरह से डायग्राम से दर्शाते हो, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक चीज है लेकिन थोड़ी बतानी जरूरी थी। तो ये आपका एक्स, ये वाई और ये जेड। 3 डायमेंशनल में इस प्रकार का होता है, 2 डायमेंशनल में एक्स और वाई होता है, ठीक है ना। अगर मैं 2 डायमेंशनल की बात करूं मान लो, ठीक है ना, तो मान लो कोई कण यहाँ पर स्थित है तो ये क्या हो जाएगा? उसका आर हो जाएगा, ठीक है। और जिस क्षण पर होगा वो क्षण होगा कोई टी। ये मान लो बिंदु पी है तो इस पी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? आर कोमा टी। तो ये आपका क्या है? पी आर टी क्या कोई बिंदु है, और इस निर्देश तंत्र की सहायता से आप ये बता पा रहे हो कि यह कण या यह बिंदु इस दूरी पर और इस समय पर स्थित है। और दूरी कहाँ से नापा होगा? हमेशा ओरिजिन से। तो इस प्रकार की जो आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो व्यवस्था होती है इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक पत्ती जो चलती है एक्स, वाई और जेड में। इसके अंतर्गत आप किसी वेक्टर आर को किस प्रकार से लिख सकते हो? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर 2D की बात करूं तो ये, और अगर 3 डायमेंशनल की बात करूं तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो जेड के कैप, ठीक है ना। 2D में केवल 2 और 3D में जेड भी आ जाएगा। अब 2D 3D का मतलब ये नहीं है कि 2D का मतलब एक्स वाई है। 2D का मतलब एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है और एक्स जेड भी हो सकता है। कोई एक तल ले सकते हो। और ये जो है एक्स यहाँ भी हो सकता है, एक्स यहाँ भी हो सकता है। जब एक्स यहाँ होगा तो वाई यहाँ हो जाएगा। ये आपस में क्या होता है? जैसे ये आपका जो सिस्टम है इस प्रकार से, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, ये क्या है? तीनों ही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, आपस में लंबवत हैं और इंटरचेंजेबल भी। आप इसको भी जेड कह सकते हो, इसको भी वाई, इसको एक्स कह सकते हो, इसको वाई कह सकते हो, किसी तरह से कह सकते हो। तो इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये तो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की पत्ती हो गई। और ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप क्या कहलाते हैं? यूनिट वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एकांक सदिश। और इससे आप समझते क्या हो? जैसे एक्स आई कैप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक्स अक्ष के अनुदिश
एक्स डिस्टेंस तक चले हो। आई कैप क्या दर्शाएगा कि जिस अक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे आई कैप क्या है, एक्स अक्ष के अनुदिश है, जे कैप वाई अक्ष के अनुदिश है और के कैप जेड अक्ष के अनुदिश है। तो आई कैप का मतलब हो गया कि आप एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक दूरी तक चले हो या यूनिट डिस्टेंस आपने ट्रेवल की है। अब मान लो आपने कह दिया 5 पॉइंट डिस्टेंस ट्रेवल की, तो आप क्या लिखोगे 5 इंटू आई कैप। आप क्या लिखोगे 5 इंटू आई कैप। तो यूनिट वेक्टर का मतलब है कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपने यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो ये कहलाता है एकांक सदिश। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे एक सिस्टम, नया सिस्टम हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। क्या पढ़ते हैं? ध्रुवीय निर्देशांक। वो क्या होता है वो भी आपको पता होने चाहिए, ये तो बिल्कुल बेसिक है। हालांकि आगे हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट भी पढ़ने होंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पढ़ने होंगे, उसके लिए भी एक सेपरेट लेक्चर होंगे जिसको मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूं कि इस फिजिक्स के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत मैथ्स भी सीखनी पड़ेगी, और आप निश्चिंत रहिए इस पूरे प्लेटफॉर्म पर मैं फिजिक्स के साथ साथ जो मैथ्स होगी उसको मैं पूरा कंप्लीट ही कराऊंगा, क्योंकि बिना मैथ्स के फिजिक्स बिल्कुल ही अधूरी है। मैथ्स इज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स का आपको कॉन्सेप्ट पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपकी मैथ्स अच्छी नहीं हो। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की। पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स को आप बेसिकली किससे दर्शाते हो? आर और थीटा से। ठीक है, तो जैसे मान लो ये आपका कोई सिस्टम है, इसको आप एक्स ही कह दो, मान लो इसको वाई कह दो, और कोई कण यहां पर स्थित है इस तरह से पी, तो ये जो डिस्टेंस होती है आर और ये आपका एंगल होता है थीटा, जिसको आप एक्स एक्स से नाप लो। एक्स से भी नाप सकते हो, वाई से भी नाप सकते हो। तो इस पी को अगर मैं आर और थीटा के रूप में लिख रहा हूं तब वो क्या होगा? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। अभी हम क्या करेंगे, पोलर को और कार्टेशियन को मिक्स करके भी देखेंगे कि किस प्रकार से एक दूसरे में इंटरचेंजेबल ये हो सकते हैं, या आप एक्स को आर थीटा के रूप में या आर को एक्स वाई के रूप में भी लिख सकते हैं। वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स अगर हम नहीं सीखेंगे तो फिर इस पूरे सेंट्रल फोर्स में, ठीक है ना, पूरे सेंट्रल फोर्स में हमें समस्या आएगी। तो पहले हम इस बेसिक चीज को सीख लेते हैं। तो अब इसको देखिए, जिस तरह से यहाँ पर आपका आई कैप और जे कैप यूनिट वेक्टर था, तो यहाँ पर आपके दो यूनिट वेक्टर होंगे, एक होगा आर कैप और एक होगा थीटा कैप, और दोनों परस्पर क्या होंगे? लंबवत होंगे। तो आर कैप तो क्या होगा? आर की दिशा में ही एकांक सदिश। तो आर की दिशा तो क्या है? आर की दिशा यही है, ये आपकी किसकी दिशा? आर की दिशा है। तो आर कैप कैसा हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा, ये आपका क्या होगा? आर कैप होगा। और थीटा कैप किधर हो जाएगा? थीटा कैप हो जाएगा इसके लंबवत। ये लीजिए, ये क्या हो जाएगा? थीटा कैप। समझ रहे आप इस चीज को? अब जो मैं अगला काम करने वाला हूं, मैं इस एक्स वाई और आर थीटा को आपस में लिंक कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिए। मैं थोड़ा डायग्राम साफ बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है ना। ये चीजें थोड़ा बड़ा बना देता हूं। ये आपका कोई बिंदु P था, ये वेक्टर R है, ये इधर आपका आर कैप है, ये इधर आपका थीटा कैप है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस था, ये वाई था। इस एक्स के पैरेलल में इस तरह से बना सकता हूँ। ये इधर से क्या हो जाएगा? एक तरह से आई कैप हो जाएगा, ये इधर क्या हो जाएगा? जे कैप हो जाएगा। ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, अब आप देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आर और थीटा को मैं एक्स और वाई के रूप में लिखना चाह रहा हूँ। किसको? आर और थीटा को। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, R इजिकल टू, आर क्या होगा? देखो इसके घटक लिखना है एक्स और वाई में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स कॉस थीटा आई कैप प्लस वाई, या एक्स छोड़ो, एक्स थोड़ी लिखेंगे आप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। क्या आप ऐसा इसको लिख सकते हो? ठीक है ना। आर को लिख रहे हो तो साथ में क्या आ जाएगा? आपके आर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? वेक्टर आर इजिकल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। और अब आराम से देख सकते हो, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे आप तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? आई कैप के साथ में जो उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ में जो उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो 1, और आर स्क्वायर अंडर रूट में होगा तो वो आर। तो बिल्कुल ये सही है। उसी प्रकार तो देखो इसको मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह से लिखना है। इस चीज को आप एक बार देखिए आराम से। आर को आपने ऐसे लिख दिया। अब
एक चीज़ आप यहाँ समझिए, एक आपको ये पता है कि जो वेक्टर आर होता है इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी दिशा। तो उसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा इस तरह से, और दिशा क्या हो जाएगी आर कैप, होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ से मैं आर कैप को क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड आर लिख सकता हूँ। तो वेक्टर आर तो आपके पास ये रहा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आर कैप आ जाएगा आपका, ये आर क्या है मैग्नीट्यूड ही है, तो ये आर इसके नीचे आएगा, तो पीछे क्या बचेगा कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आर कैप को आप किस तरह से लिख पा रहे हो, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और ये मैंने क्यों बताया है, एक चीज़ आप और समझिए, जैसे ये आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिया, ये y और ये x, तो यहाँ पर जो आपका आई कैप था और जो जे कैप था वो क्या था, इस x अक्ष के अनुदिश आपका क्या था एकांक सदिश, और जे कैप क्या था y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। तो आप बताइए या आप सोचिए कि क्या आई कैप और जे कैप में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर मैं ये राशि का मान लिखना चाहूँ डी आई कैप अपॉन डी टी, तो ये क्या होगी जीरो होगी। क्यों, क्योंकि आई कैप तो क्या अक्ष थोड़ी बदल रही है, एक्स तो वहीं रह रहा है, वाई वहीं रह रहा है, एक्स और वाई नहीं बदल रहे, ठीक है ना। लेकिन ये जो बिंदु है, अगर बिंदु कोई भी बदल दो आप, इस यहाँ बिंदु ले लो चाहे यहाँ ले लो चाहे कहीं ले लो, तो क्या होगा ये अक्ष थोड़ी बदल रही है। आई कैप और जे कैप में समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो डी आई कैप अपॉन डी टी जीरो होगा, और उसी प्रकार से डी जे कैप अपॉन डी टी भी क्या होगा जीरो होगा। ध्यान आपको क्या रखना है कि एकांक सदिश को भी आपको चेक करना है कि कहीं वो तो समय के साथ नहीं बदल रहे हैं, वो अगर बदल रहे हैं तो उसका समय के सापेक्ष अवकलन शून्य नहीं होगा, और अगर बदल रहे हैं अगर बदल रहे हैं तब उसका समय के सापेक्ष अवकलन शून्य नहीं होगा, और अगर नहीं बदल रहे हैं यानी एज इट इज रह रहे हैं तो उसका समय के सापेक्ष अवकलन शून्य होगा। तो यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डी आई कैप अपॉन डी टी और डी जे कैप अपॉन डी टी क्या होगा शून्य होंगे, जीरो होंगे। लेकिन जैसे मान लो आप इस ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति की बात कर रहे हो, तो एक और बिंदु यहाँ है तब आपका आर कैप इधर है, बिंदु यहाँ है तो आपका आर कैप इधर है, थीटा पहले यहाँ था अब थीटा ये हो गया। तो ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में कण की अगर स्थिति बदलेगी तो उस स्थिति में आर और थीटा के मान बदलेंगे, तो आर कैप और थीटा कैप के मान भी बदल जाएंगे। तो ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति में जो आपकी ये राशि होगी, याद रखिए इस चीज को आप नोट करते रहिएगा, डी आर कैप अपॉन डी टी ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और उसी प्रकार से डी थीटा कैप अपॉन डी टी भी क्या होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और अभी हम यही काम करने वाले हैं, डी आर कैप अपॉन डी टी का मान और डी थीटा कैप अपॉन डी टी का मान निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या निकाल लिया, इस पूरी तरह का एनालिसिस करके आर कैप का मान निकाल लिया। आप आर कैप का मान ये इस तरह से नहीं करके सीधा भी निकाल सकते हो, जैसे मान लो ये आर कैप है, तो आर कैप का क्या होगा, इस अक्ष के अनुदिश और इस अक्ष के अनुदिश घटक लेना है आपको, क्योंकि आपको किसके रूप में लिखना है, ये आपका एक तरह से आई कैप डैश दिशा है और ये क्या है जे कैप डैश दिशा है। तो आई कैप डैश के अनुदिश थीटा के साथ क्या हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप डैश, आई कैप डैश नहीं आई कैप, और वाई के साथ क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा साइन थीटा जे कैप। अब मान लो आपको थीटा कैप को लिखना है, आगे मैं क्या करूँ आपको सपोज करो थीटा कैप लिखना है, तो थीटा कैप आप कैसे लिखोगे, जे और आई में लिखना है, तो जे और आई में क्या कैसे लिखोगे आप, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल है आपका 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये कितना है ये 90 है ये थीटा, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए, इसका मान होगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। और कैसे होगा वो आप सोचिए, ठीक है। तो पता चल जाना चाहिए बिल्कुल घटक है, बिल्कुल बेसिक जानकारी है, ठीक है ना। अब इस प्लेटफॉर्म पर हम इतनी बेसिक जानकारी को मैं ये मान के चलूंगा कि आपको ये चीज़ें आती हैं, और फिर भी ना आए तो आप आराम से कमेंट के थ्रू या किसी के माध्यम से पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल, ये तो सिर्फ मैंने किया है, ये किस लिए क्या है 90 प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट यूज करके ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके थीटा कैप आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे डी आर कैप अपॉन डी टी। इसका करते हैं हम, थीटा भी बदल रहा है और आर भी बदल रहा है समय के साथ, ठीक है ना, क्योंकि समय के साथ कण की स्थिति बदलेगी तो आर और थीटा के मान बदल जाएंगे। तो इसमें क्या होगा डी आर कैप अपॉन डी टी करेंगे तो कॉस थीटा का क्या होगा माइनस साइन थीटा, और थीटा खुद का क्या होगा डी थीटा बाई डी टी। इस चीज को आप ध्यान रखिए, डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि थीटा क्या है समय के साथ बदल रहा है, लेकिन आई कैप क्या है एज इट इज है, तो आई कैप को क्या रख देंगे एज इट इज रख देंगे। समझ लीजिए आप, डी आई कैप अपॉन डी टी नहीं होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा, और थीटा का खुद का क्या होगा डी थीटा अपॉन डी टी, और जे कैप एज इट इज।
अब देखिए, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी राशि का अगर आप समय के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो उसको, जैसे सपोज करो ये r है, अगर मैं इस r का समय के सापेक्ष अवकलन करूँ और मैं क्या लिखूँ, dr/dt लिखूँ, तो इसको आप r डॉट भी लिख सकते हो। यानी किसी भी राशि का अगर आप समय के साथ अवकलन कर रहे हो तो उसके ऊपर आप एक सिंगल डॉट लगा करके भी उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर डबल एंट्री 2 बार कर रहे हो, d2r/dt2 करोगे तो वो r डबल डॉट हो जाएगा। तो किसी भी राशि, कोई भी जनरल राशि, मान लो आपके पास a है, a डॉट है, तो इस a डॉट का मतलब क्या हो जाएगा, dA/dt। ध्यान रखिएगा, आगे ये शब्द बार बार काम आएंगे। तो जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन थीटा, ये d/dt है, इसको लिख दूंगा थीटा डॉट, ये i कैप प्लस कॉस थीटा, ये थीटा डॉट j कैप। अब इसमें थीटा डॉट तो आ जाएगा कॉमन आपका, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा i कैप प्लस कॉस थीटा j कैप, और थीटा डॉट आ गया कॉमन, और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका थीटा कैप बन गया। तो फाइनली आपके dr/dt का मान क्या आ गया, ये आ गया आपके थीटा डॉट थीटा कैप। क्या आ गया, थीटा डॉट थीटा कैप। ये आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, d(θ)/dt का मान निकालेंगे। ये बेसिक प्रैक्टिस है जो आपको करनी बहुत जरूरी है, बार बार आगे खूब काम आएगी। अब हम निकालते हैं dθ/dt। तो ये लो, माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, थीटा का dθ/dt, इसको मैं सीधा थीटा डॉट लिख रहा हूँ, और ये हो गया आपका i कैप। उसी प्रकार से कॉस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, ये लीजिए माइनस साइन थीटा, थीटा डॉट और j कैप। यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, थीटा डॉट कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा i कैप प्लस साइन थीटा j कैप। और ये किसके बराबर है, ये आपके r कैप के बराबर। तो इसका मान क्या आ गया आपका, माइनस थीटा डॉट r कैप। ये किसका मान आ गया, dθ/dt का। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक तुमने क्या देखा है, किस प्रकार से i कैप, j कैप, r कैप, थीटा कैप है, कौन बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, किसको आप किस तरह से लिखोगे, फिर r कैप का मान कैसे लिखोगे, थीटा कैप का मान कैसे लिखोगे। फिर आपने ये भी देख लिया कि इस सिस्टम में अगर i कैप और x और y एक्सिस नहीं बदल रहे हैं तो उस स्थिति में उन अक्षों के जो अनुदिश एकांक सदिश है उनके मान भी समय के साथ नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर एकांक सदिश या कण की स्थिति जिस किसी के भी द्वारा आप उसको दर्शा रहे हो, जैसे r थीटा में दर्शा रहे हो, और अगर r और थीटा समय के साथ बदल रहे हैं तो उसके अनुदिश एकांक सदिश भी क्या होंगे, समय के साथ बदलेंगे। तो वो बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, उनके हमने मान निकालिए, और ये मान एज इट इज आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, इन मानों को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ये मैंने क्यों निकाले हैं, जिस चीज़ के लिए निकाले हैं वो चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के लिए कुछ एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। क्योंकि अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हो तो वहां पर वेलोसिटी सिंपली क्या हो जाती है, dx/dt प्लस dy/dt, इस तरह से आप कर सकते हो। एक्सीलरेशन d2x/dt2 प्लस d2y/dt2, इस तरह से आप निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग मेथड होगा, वो जो एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे वो इनके बिना हो नहीं सकते, और आपको जो याद रखना है वो सिर्फ याद उनके डायरेक्ट एक्सप्रेशन रखने होंगे। तो अब वो हम निकालते हैं। ठीक है ना, चलो। तो आपको ये चीज़ पता है कि v को आप कैसे लिख सकते हो। इसको मैं एक बार छोड़ देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, ये काम आएगा मेरे, dθ/dt इज इक्वल टू माइनस थीटा डॉट r कैप। ये मेरे काम आने वाला भी। तो देखिए अब हम करते हैं इसको। जो वेलोसिटी होती है, वेक्टर v क्या होता है आपका, dr कैप अपॉन dt। इसको आप ध्यान से देखिएगा, इस लेक्चर में भले ही टाइम लग जाओ लेकिन ये चीज़ें सीखने के बाद आगे बहुत आसानी रहेगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, r कैप, r क्या है मैग्नीट्यूड, और r कैप क्या है उसकी दिशा। तो अब r भी बदल रहा है, r कैप भी समय के साथ बदल रहा है, तो ये u इंटू वी है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, एक बार तो लिख दोगे आप dr/dt, r कैप एज इट इज प्लस r एज इट इज dr कैप अपॉन dt। अब dr/dt तो सिंपली क्या होगा, r डॉट, और इस dr कैप अपॉन dt को आप कहाँ से लिखोगे, यहाँ से लिखोगे। तो ये लीजिए, ये r डॉट r कैप प्लस थीटा डॉट थीटा कैप। तो ये आपके पास क्या आ गया, dr/dt या v आ गया। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में v को आप कैसे लिखोगे, r डॉट r कैप प्लस थीटा डॉट थीटा कैप। ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना है हमेशा। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड का सिंपल सा तरीका है,
आर डॉट स्क्वायर प्लस थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से निकल जाएगा। याद आपको सिर्फ वेक्टर फॉर्म रखना है। तो ये हमने v निकाल लिया। अब हम एक्सीलरेशन निकालना चाह रहे हैं, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, dv बाई dt होगा। तो चलो उसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। आप ये जानते हो v इजिकल टू आर डॉट आर कैप प्लस थीटा डॉट थीटा कैप। तो अब एक्सीलरेशन आप कैसे निकालोगे, एक चीज़ आपने शायद मिस्टेक कर दी वहाँ, वो आर भी साथ में था, ठीक है ना, क्योंकि जो आपने, मैं वापस बता देता हूँ, जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड किया था ये वाला इस तरह से, ये आर और आर कैप, तो इसको जब आपने डी आर अपॉन डी टी आर कैप एच टी प्लस आर और डी आर कैप अपॉन डी टी, तो इसका मान तो आपने ये लिख दिया था, लेकिन ये आर छूट गया था वहाँ पर, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। वी क्या था, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, ये वी था। तो अब ए क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा डी वी बाई डी टी। तो चलो इसका करते हैं हम, तो किस तरह से होगा आप आराम से देखिए। इसको मैं क्या लिखूंगा, पहले तो आर डॉट का करता हूँ, तो आर डॉट का एक बार मैं समय के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, डबल डॉट हो जाएगा, और आर कैप एज इट इज, फिर आर डॉट एज इट इज, और इसका हो जाएगा डी आर कैप अपॉन डी टी। समझ गए, यू इंटू वी। अब यहाँ पर 3 है और तीनों ही बदल रहे हैं, आर भी बदल रहा है, थीटा भी बदल रहा है और थीटा कैप भी बदल रहा है। तो एक एक को, 2 को एज इट इज रखेंगे और एक एक करते जाएंगे। तो पहले आर डॉट का कर दिया, तो थीटा डॉट और थीटा कैप एज इट इज, फिर आर को एज इट इज रख दिया, थीटा का हो गया थीटा डबल डॉट और थीटा कैप एज इट इज, फिर आर थीटा डॉट को एज इट इज रख दिया और ये हो जाएगा डी थीटा कैप अपॉन डी टी। अब हम इनके मान रख देते हैं, तो ये देखिए आर डॉट, ये आर प्लस डी आर कैप अपॉन डी टी, तो ये होगा थीटा डॉट थीटा कैप। तो आर डॉट तो पहले से ही है, ये थीटा डॉट और थीटा कैप, प्लस ये आर डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस डी थीटा कैप अपॉन डी टी। तो डी थीटा कैप अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, माइनस थीटा डॉट आर कैप। तो ये लो माइनस, ये आर तो पहले से ही है, एक थीटा डॉट यहाँ पर है और एक थीटा डॉट यहाँ से आएगा, तो ये हो जाएगा थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप। अब मैं एक काम करता हूँ, आर कैप वाला को इनको एक एक साथ कर लेता हूँ। तो किस तरह से आप करोगे, इसको देखिए आप एक बार यहाँ से, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, आर कैप को एक साथ देखो, आर कैप एक तो यहाँ पर है और एक आपका यहाँ पर है। तो चलो मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ, आर डॉट आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप प्लस थीटा कैप एक साथ क्या है, देखो ये आर डॉट थीटा कैप प्लस आर डॉट थीटा कैप, तो ये हो जाएगा 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, क्या हो जाएगा आर थीटा डबल डॉट, और ये हो गया आपका थीटा कैप। तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। लेकिन क्या होता है, इसका एक अलग फॉर्म है, वो भी आप याद रखिए। ये तो बिल्कुल है ही, ये फाइनल मान आ गया, लेकिन जनरली जो फॉर्म हम काम में लेते हैं उसमें थोड़ा करेक्शन है, वो कैसा है वो आप देख लीजिए। वो होता है आर डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आप देखिए आराम से। मैंने क्या किया, इस पूरी राशि को इस तरह से लिख दिया। कैसे लिख दिया, अब इसको ओपन करके देखिए, 1/r बार तो एज इट इज है, इसका एक बार मान लो आप आर स्क्वायर को एज इट इज रख दो, ठीक है। तो थीटा डॉट का क्या हो जाएगा, थीटा डबल डॉट, ये रहा थीटा डबल डॉट, और एक आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आर थीटा डबल डॉट। फिर थीटा डॉट को एज इट इज रखते हो तो आर स्क्वायर का क्या होगा 2r, और आर का वापस क्या होगा आर डॉट, तो अंदर क्या बचेगा 2r आर डॉट, ठीक है। तो एक आर से तो एक आर कट जाएगा और 2 ये आ गया, आर डॉट आ गया, थीटा डॉट आ गया। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्मेट जो है आपको याद रखना है, ये जनरली हम काम में लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला, ये आपको याद रखना है। तो आप क्या क्या याद रखोगे, v आपको ये याद रखना है और a आपको ये याद रखना है। तो हम शुरू करने वाले थे केंद्रीय बल, लेकिन केंद्रीय बल को समझने से पहले हमने क्या समझ लिया कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को r और थीटा के रूप में किस प्रकार लिखा जाता है, क्योंकि आगे ये बार बार आपके खूब काम आने वाले हैं। तो इस लेक्चर में तो हम इतना ही करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और नोट कर देता हूँ कि लेक्चर का हमारा ये प्रयास रहेगा कि लेक्चर थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के हो, ताकि दोनों ही समस्या, एक तो अपलोड करने की समस्या से भी आपको आराम मिल जाए, दूसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेक्चर सुनने की अपनी एक क्षमता होती है। कोई भी लेक्चर अगर बड़ा होगा तो फिर वो उस आसानी से नहीं सुन पाएंगे। तो लेक्चर छोटे छोटे होंगे,
तो आपको सुनते वक्त भी थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा, वरना अगर मान लो लेक्चर आपको पहले से 1 घंटे का, आधे घंटे का, पौन घंटे का दिख गया तो सुनने का थोड़ा मन कम होता है। तो प्रयास है लेक्चर छोटे छोटे फॉर्मेट में हो, लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको हर लेक्चर में मिलती रहे। तो इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली केंद्रीय बल क्या होता है उसको हम आगे लेकर के बढ़ेंगे, और शुरुआती स्टेज पर हम इस लेक्चर सीरीज में थोड़ा बेसिक करते चलेंगे, ठीक है ना। और जब हमारी बेसिक थोड़ी मजबूत होती चलेगी तब हम थोड़ा और एडवांस लेवल में चले जाएंगे। आप इस प्लेटफॉर्म को एंजॉय कीजिए, आप मान के चलिए निश्चित रूप से आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। थैंक यू।